नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। चुनाव सिर्फ वोट और जीत का नाम नहीं है, ये शहमात और आंसुओं का वो खेल है जो बड़े बड़ों को हिलाकर रख देता है। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट दतिया में आज सियासी भूचाल आ गया, जब अपनों की बगावत के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दर्द छलक पड़ा। समर्थकों की भारी भीड़ के सामने नरोत्तम मिश्रा खुद को रोक नहीं पाए, मंच पर ही भावुक हो गए। उनके आंसुओं ने दतिया की लड़ाई को बेहद संवेदनशील बना दिया। एक तरफ दतिया में बीजेपी इस फूट को दबाने की कोशिशों में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजघराने के घनश्याम सिंह को उतारकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, एक और सीट पर उपचुनाव है और वहां पर भी चीजें कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं। जी हां, मैं बिहार की बांकीपुर सीट की बात कर रहा हूं। वहां का सियासी ड्रामा किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है, जहां पर पहले बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतरा उसने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। वहां पर उम्मीदवार को बीजेपी को बदलना पड़ा। तो वहीं जन सुराज के प्रशांत किशोर खुद ताल ठोककर बीजेपी के अभेद किले को चैलेंज करने के लिए उतर चुके हैं। सवाल यह है कि दतिया और बांकीपुर के दंगल में किसका मंगल होगा, इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट पर नामांकन का काम पूरा हो चुका है। दतिया में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर संघ पृष्ठभूमि के आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा तो सड़कों पर मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। नरोत्तम समर्थकों की बगावत और सामूहिक इस्तीफों से अभी बीजेपी उभर भी नहीं पाई थी कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कांग्रेस ने 2 बार के पूर्व विधायक और दतिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। आप सबके परिवार का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अपने जीवन में जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, मैं यहां के आप सबको, जनता को भगवान जैसा मान करके आप सबकी सेवा करता रहूंगा। हाथ जुड़े रहेंगे, मस्तक झुका रहेगा। भले ही प्रत्याशी ऑल इज वेल का दावा कर रहे हो, लेकिन दतिया में बगावत की चिंगारी इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव के लिए नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर संघ पृष्ठभूमि के आशुतोष तिवारी के नाम के ऐलान ने उनके समर्थकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज है कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे 2 रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के मालपुर एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक गांव के अंदर जाऊंगा, स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। पटना की बांकीपुर सीट का ड्रामा तो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा रहा। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने नामांकन के तुरंत बाद पारिवारिक कारणों से पैर पीछे खींच लिए। आनन फानन में बीजेपी ने युवा चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। करीब 3 दशक से ये सीट नितिन नवीन और उनके परिवार का गढ़ रही है, लेकिन इस बार ईवीएम पर नवीन का नाम नहीं होगा।
वहीं इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद ही कड़ा बना दिया है। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी इस त्रिकोण को भेदने के लिए पूरा जोर लगा रही है। नामांकन के पर्चे दाखिल हो चुके हैं, शहमाद के मोहरे बिक चुके हैं। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। 30 जुलाई को वोट बरसेंगे और 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि दतिया के दंगल में किसका मंगल होगा और बांकीपुर के किले पर किसका परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कहने को तो सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन अग्रेशन बहुत जबरदस्त है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी हाई प्रोफाइल है और बांकीपुर सीट भी बिहार की हाई प्रोफाइल है। इसको लेकर क्या माहौल बन रहा है, संगठन किस तरीके से इसको लेकर चीजें आगे बढ़ा और बीजेपी के डिसिप्लिन को जो हर कोई मानता था कि ऊपर से नीचे तक मैसेज जाएगा, कोई उफ नहीं कहेगा, लेकिन इस बार इन दोनों सीटों पर जो कि अभेद किला बीजेपी का माना जा रहा था, हालांकि दतिया में तो जरूर नरोत्तम मिश्रा हारे थे, लेकिन बावजूद उसके वर्चस्व की कमी नहीं थी। आखिरकार ये सारा घटनाक्रम हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? मेरे साथ, क्योंकि बांकीपुर सीट बिहार पटना से कृष्णकांत ओझा सर, जाने माने पत्रकार हैं, पटना से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे मैं संवाद करूंगा। ओझा सर, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। तुरंत सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले 2 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, दोनों सीटें खाली हैं, लेकिन दोनों सीटों को माना जा रहा था कि बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम बीजेपी एनडीए के लिए। लेकिन जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, ये दोनों सीट आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट, पटना की बांकीपुर सीट। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हो गई है और दतिया में जहां मां पीताम्बरा पीठ है, सब जानते हैं, वहां पर नरोत्तम मिश्रा का क्या जलवा हुआ करता था या है। इसी को जानने के लिए मेरे साथ मनोज चौबे सर भी जुड़ चुके हैं, जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनोज, माफ कीजिएगा, सुरेश शर्मा सर। सुरेश सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, सीनियर जर्नलिस्ट है आप, राजधानी भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णकांत ओझा सर का इंट्रोडक्शन मैं करा ही चुका हूं, एक बार आप दोनों को वापस से मैं नमस्ते कर रहा हूं। सुरेश जी को आवाज नहीं जा रही, ठीक हो जाएगा। कृष्णकांत ओझा सर, मुझे आप बताइए, बांकीपुर सीट को तो बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था, वहां पर भी प्रत्याशी बदलने की नौबत आई, क्यों? बांकीपुर का जो सीट है जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी सीट हुआ करता था जी, और सांगठनिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है, क्योंकि यहाँ आजादी के पहले से ही संघ की गतिविधि चलती रही है और संघ के कार्य के प्रभाव वाला सीट माना जाता है पूरा पटना जी। तो इस दृष्टिकोण से एक प्रतिष्ठित सीट भी है। लेकिन नितिन नवीन जी को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं जी। लेकिन इस सीट से उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। जहां तक सवाल है कि प्रत्याशी बदलने की, हाँ। तो इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के जो छवि है उस पर निश्चित तौर से पड़ा है और लोगों में एक विभ्रम की स्थिति भी बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थिति इतनी कमजोर नहीं है कि वह इस सीट को लूज कर जाए। ओके। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो प्रशांत किशोर सामने खड़े हैं जी, और प्रशांत किशोर का एक प्रयास चल रहा है कि वह समाज के ऐसे वर्ग को जो भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देते रहे हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, उनको अपने ओर जोड़ना। इसमें भरत तिवारी का जो कांड है सो जी, जी, जी। या कुछ दिनों पहले नीट छात्रों का था, छात्रों से संबंधित जो क्वेश्चन लीक होना, क्वेश्चन पेपर लीक होना, इस प्रकार की तमाम जो बातें हैं उसको लेकर के उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार किया है। उनकी रणनीति तैयार हो रही है और नीचे तक लोगों तक जा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर का जो यहाँ रणनीति है उसमें परसेप्शन गढ़ना, नया परसेप्शन गढ़ना और उन प्रशांत किशोर के लोगों को समझा भी रहे हैं कि इस चुनाव से जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके कान खड़े होंगे ताकि वो सामाजिक सरोकार पर लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं करे। तो इस प्रकार की बातें वे कर रहे हैं और लोगों को मतलब तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत जो वोटर हैं, बिल्कुल उसके साथ आंख बंद करके खड़ा रहने वाले जो लोग हैं, उनको अपने आकर्षित करने का प्रयास वो कर रहे हैं। और बहुत मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, फिर से नमस्ते कर रहा हूं। मुझे बताइए, हम तो भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है डिसिप्लिन। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जहां पर सिटिंग मुख्यमंत्री को रात को कह दिया जाता है कि अपनी सीट छोड़ दो, तो बिना उफ किए, बिना इफ एंड बट किए वो अपनी सीट छोड़ देता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे, जिनका दतिया में क्या कुछ प्रभाव है, क्योंकि मैं खुद दतिया गया हूं, मां पीताम्बरा के भी दर्शन किए और वहां पर मैंने वर्चस्व तो देखा नरोत्तम मिश्रा का। ये पार्टी का डिसिप्लिन है कि जिसको हम चाहेंगे, या सर्वे रिपोर्ट जिस आधार पर आएंगी, या ये पार्टी का डिसिप्लिन आप मान रहे हैं, या फिर ये पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? इसके बारे में जो दो पक्ष हैं, पहला पक्ष ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण वो लगातार जीतने वाले प्रत्याशी थे, उसके बावजूद भी आम चुनाव में हारे थे। तो वो धारणा अभी तक जो है वो टूट नहीं पाई थी कि उनके विरुद्ध बनी हुई एंटी इनकम्बेंसी जो है वो खत्म हो गई हो। ठीक है। इसके अलावा ये बात बिल्कुल स्वीकार की जा सकती है कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा यदि असेंबली में आता तो राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करता, इसलिए हो सकता है कि इसके पीछे का जो दूसरा पक्ष आप भी सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रहा हूँ। ओके। तो ये भी एक पक्ष है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आते हैं, और मेरा ये अनुभव है कि लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो महत्वपूर्ण पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को, यानी अपने स्वयंसेवकों को भेज करके राज्यपाल बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भेजे जा रहे हैं। हाँ। वो एक ऐसा व्रत जो है हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए ये माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में खोने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये भाजपा के पास थी नहीं सीट, ये तो कांग्रेस की सीट थी। हाँ। तो क्या इस प्रयोग को किया जा सकता है? और नरोत्तम मिश्रा जी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आज तक ऐसे मैनेजमेंट करते आए हैं, इसलिए वो बगावत नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जो जोश दिखा है या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी थी, वो नरोत्तम मिश्रा जी ने कह करके कराई होगी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा मानना है कि एक सामान्य रिएक्शन होता है जो 1.5 दिन में 2 दिन में समाप्त हो गया। तो इसलिए यहाँ दो बातें हैं। अच्छा, एक बात जो है मैं विचार भी किया, लिखा भी, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, बताइए कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जनक राज्य है जी। यहां से ही उसने विस्तार करना प्रारंभ किया है, और जब ऐसे राज्य में किया जाने वाला सर्वेक्षण हाईकमान के सर्वेक्षण के साथ मैच नहीं खाता तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और किसी भी क्षेत्र के कार्यकर्ता को यदि देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है तो केवल और केवल मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को कहा जाता है। इसलिए दतिया का सर्वे मध्य प्रदेश का कुछ बोले और दिल्ली का कुछ बोले, ये बात थोड़ा सा मेरे जैसे व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं होती। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव नहीं लड़ाना था। इसलिए जो है वो सर्वेक्षण और इस सब प्रकार की बातें आई। ओके, बहुत क्लियर आप बात रख रहे हैं ओझा सर, क्योंकि हमने बीजेपी की बात की, आपने सुरेश जी को भी सुना। हालांकि पैटर्न बीजेपी का एक जैसा कि डिसिप्लिन, कार्यकर्ताओं की पार्टी, बूथ मैनेजमेंट से सर्वे होगा, नीचे से जो चीज निकल कर जाएगी ऊपर तक, और उसके बाद ऊपर से आएगी तो फिर उसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभिषेक सिन्हा का टिकट काटा गया बांकीपुर सीट पर, ये सिर्फ क्योंकि चारा घोटाले का आपने बता ही दिया कि एक इमेज से बचना चाह रही थी, चारा घोटाले की विरासत से दूरी थी, या फिर पार्टी के अंदर इस नाम को लेकर भारी विरोध भी था जिसको समझा पार्टी ने, संगठन ने, वरना मुश्किल हो सकती थी? आप दोनों बातें सही हैं। जैसे ही टिकट मिलने के बाद में इस प्रकार की बातें शुरू हो गई थी कि उनके पिताजी का चारा घोटाला से संबंध है, बल्कि वो कन्विक्टेड भी रहे और सजा याफ्ता, ऐसी बातें आने लगी थी जी। दूसरी बात यह है कि अनुशासन जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन जरूर है, लेकिन साथ साथ वो राजनीतिक दल भी है, और भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के लोग भी आ रहे हैं। तो इसलिए जब दूसरे दल के लोग आएंगे तो रीति नीति भी तो आएगी, वैसा ही आएगी। बिल्कुल सही बात है। और कार्यकर्ता के तौर पर पहले भारतीय जनता पार्टी था कि विचार के आधार पर जो निर्णय ले लिया गया तो सबका निर्णय हो गया। लेकिन यदि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को इधर के दिनों में, तो उसके कार्यकर्ता कहीं न कहीं नेताओं के प्रति प्रतिबद्ध ज्यादा हो जा रहे हैं। हाँ, संगठन से ज्यादा। ये दतिया का हो चाहे आप यहाँ का देख लें, पटना का, बांकीपुर सीट का,
तो ये एक समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस, तो जो कार्यकर्ता रहे उनका प्रशिक्षण उस ढंग से नहीं हो रहा है, उनको सांगठनिक रूप से उस प्रकार का संस्कार नहीं दिया जा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो एक अभी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संक्रमण के दौर से गुजर रही है और इसमें इस प्रकार की बातें होंगी ही। जो अनुशासन की जो बात करते हैं, एक सूत्र में बंधने की जो बात करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं दिखाव कमी आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बहुत गहरा और बहुत व्यापक काम है, लोग जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। नवीन किशोर सिन्हा से लेकर के नवीन भी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता नहीं, ये पार्टी का डिसिप्लिन ही है, लेकिन इस तरह की चीजें होंगी ये कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगेगी संगठन को। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार भी जुड़ चुके हैं राजधानी पटना से। आशुतोष जी, बांकीपुर सीट पर माहौल किस तरीके का बन रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आम लोगों के बीच से, उम्मीदवार का, पार्टी का, या फिर पीके? देखिए, बांकीपुर सबसे सुरक्षित सीट रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन जो हालात बदले हैं उसका भी इम्पैक्ट दिखने लगा है। जैसे ही अभिषेक कुमार बंटी को बदल के नीरज सिन्हा को लाया गया और जो हालात बने उससे कई तरह की गॉसिपिंग शुरू हो गई। खास करके जो विरोधी मतदाता हैं, जो आरजेडी के मतदाता हैं या अन्य पार्टियों के मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर अट्रैक्ट हुए हैं और खास करके एमवाई समीकरण में मुस्लिम यादव जो वोटर हैं वो अब प्रशांत किशोर की चर्चा करने लगे हैं। सब्जी बाग मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पे लोग अब प्रशांत किशोर की प्रशंसा करने लगे हैं, जबकि वो आरजेडी के कैडर वोटर हैं। तो ये अंतर देखने को मिला है और शायद यही वजह है कि आज जब नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन हुआ तो एनडीए के सभी बड़े नेताओं ने एकजुटता से पहुंचकर एक संदेश देने का प्रयास किया, जो अभिषेक कुमार बंटी के नॉमिनेशन में देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस चुनाव को हल्के में ले रही थी, अब जो हालात बदले हैं उसको मजबूती से लड़ना चाहती है। और आज जब नीरज सिन्हा का नामांकन हुआ तो सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय सिन्हा सरीके बड़े नेता वहां उपस्थित रहे और विक्ट्री साइन दिखाकर उन्होंने ये आश्वस्त किया कि हम एकजुट हैं। तो कहीं ना कहीं जो हालात बदले हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिला। और इसी कड़ी में एक प्रकरण सामने आ गया कि तेज प्रताप यादव की पार्टी की जो नेत्री हैं बीना मानवी, उनकी गिरफ्तारी हो गई और वो भी 420 के केस में। तो हालात बदले हैं। बीना आप जिस संपर्क की बात कर रहे हैं, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो बांकीपुर जैसी सीट जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत हल्के में ले रही थी कि ये तो हमारी पारंपरिक सीट है, पारंपरिक वोटर है, लेकिन इस इंपैक्ट का इफेक्ट इतना है कि बीजेपी को भी अब मशक्कत करनी पड़ रही है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं वापस इस पॉइंट को भी लेकर आगे बढ़ूंगा। आशुतोष जी बने रहिएगा। सुरेश जी सीएमओ जर्नलिस्ट में शुमार है मध्य प्रदेश के और देश की राजनीति पर खुलकर बात रखते हैं। सुरेश जी, मैं क्योंकि आप बहुत साफगोई से बात कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा सवाल रखूंगा। मुझे बस ये बता दीजिए, क्या मध्य प्रदेश में खासतौर पर दतिया सीट पर जिस पर जबरदस्त प्रभाव नरोत्तम मिश्रा का, वहां पर उन्हें साइडलाइन किया गया? क्योंकि उनका जो कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा है वो तो खुलकर ये बात कह रहा है। नहीं, कार्यकर्ता को साइडलाइन करा गया और नेता को साइडलाइन किया गया, ये सब्जेक्ट मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता है। हाँ। और उसका हाँ बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। आपको नाराज होने वाले यदि 20 दिखेंगे तो 150 से ज्यादा समर्थन करने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि एक बहुतायत है या कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। आप दो बातों का संकेत समझने की, यदि जो हमारे दर्शक उसको समझेंगे कि जो ही नॉमिनेशन को जो ही कैंडिडेट घोषित हुआ तो एकदम से बगावत जैसी स्थिति बनी, लेकिन दूसरे ही दिन नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भावावेश में ऐसा कर गए। और उसके बाद वो भोपाल आए, भोपाल आकर के उन्होंने सारी बात की और वो जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया। हाँ। उसके बाद आप देखिए कि नामांकन भराते समय जितनी लीडरशिप थी, जितने आसपास के विधायक थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उप मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी थे और कई मंत्री थे, तो इन सब का जो जमावड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो समझता है वो ये मान करके चलता है कि उनका जो उपचुनाव जीतने का प्रबंधन है वो आम चुनाव जीतने से भी डबल ताकत का है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा मुझे इसमें अंतर दिखाई नहीं देता। और यदि हम चर्चा करते वक्त एक वाक्य और बोल देंगे तो मुझे लगता है आपके दर्शक अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि आज ही दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट आया, जो इनका घनश्याम सिंह का नॉमिनेशन भराने गए थे। जी। तो दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अति गंभीर शब्द हैं, बोले न जाने वाले शब्द हैं। अच्छा।
उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि दिग्विजय सिंह ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से नरोत्तम मिश्रा को बीच में लाया जाए और उनकी जो प्रति नाराजगी है उसको भुनाने के नाम पर इकट्ठा किया जाए कुछ विरोधियों को। लेकिन वो भाजपा उसको भुनाना जानती है और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में पहले ही वोट काटने वाले अपनी पार्टी के लिए माने जाते हैं, वो ऐसा खुद भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज दिग्विजय सिंह ने आशुतोष तिवारी को एक संजीवनी पिला दी है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि एक बड़े मार्जिन से ये सीट जीती जाएगी। अच्छा सुरेश जी, आपने कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था नरोत्तम मिश्रा को लेकर, वो अभी भी संगठन को लगा कि भाई अभी भी वो शांत नहीं हुआ है। मतलब मैं इसको इस शब्दों में मान लूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज चौपे भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा मैं इस चीज को ये मान लूं कि अब पार्टी मान रही है कि सीट जिताने वाले नेता नहीं रहे नरोत्तम मिश्रा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। देखिए, आप नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारने के बाद भी राजनीति के एक बड़े केंद्र बिंदु में रहे हैं। उन्हें अन्य दलों के नेताओं को लाने के लिए ज्वाइनिंग पार्टी का लीडर बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था। आज भी उनके साथ बैठ करके अन्य सभी विषयों पर डिस्कस होती है। इसलिए कोई व्यक्ति विधायक होगा या विधायक का चुनाव लड़ेगा, टिकट मिलेगी तभी वो पावर सेंटर होगा। नरोत्तम मिश्रा जी अपने आप में पावर सेंटर हैं, इसलिए ये बिल्कुल अनुचित जो है मैं इस विश्लेषण को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस वही सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। हम तो नरोत्तम मिश्रा जी को संगठन के लिए खासतौर पर मध्य प्रदेश में संकट मोचक के तौर पर ही देख रहे थे, लेकिन अब वो थोड़े आज इमोशनल भी हो गए। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आज बहुत इमोशनल हो गए नरोत्तम जी, देखा होगा आपने। नहीं, उनके इमोशनल, देखिए वो इमोशनल इस बात पर नहीं हुए कि मुझे टिकट नहीं मिली। वो इमोशनल इस बात पर हुए हैं कि मैं घर घर दरवाजे पर माथा टेकूंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। इसलिए इसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। देखिए, पॉलिटिक्स में शब्द और घटनाक्रम और स्थान तीनों मायने रखते हैं, और आज का जो स्थान था उसमें हाईकमान का विश्वास वापस जीतने की कोशिश हो गई। बहुत बढ़िया। प्रादेशिक नेतृत्व को यह संदेश दे दिया कि माथा टेकने के लिए भी व्यक्ति तैयार है, जिसकी टिकट कट गई, और समर्थन का भी उन्होंने बिल्कुल सही बात है, संकट मोचक के तौर पर। और कल ही उन्होंने कहा हम तो जिए भी जन्मे भी इसी पार्टी में है, मरेंगे भी इस पार्टी में, तो बिल्कुल साफ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये बात है, वो कहते हैं ये पार्टी। एक बात रोहित जी, एक बात कहना चाहूंगा जी शर्मा जी, कि जो व्यक्ति आज तक 10 से अधिक लोगों को इस प्रकार से मना चुका है, वो अपने ऊपर उस फार्मूले को लागू क्यों नहीं करेगा? तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले 10 लोगों को ऐसा करवा चुके हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये कोई बहुत मुझे अजीब सी बात नहीं लगी। हाँ, ये जरूर अलग बात है और अजीब बात है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि अमित शाह जी के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रिय यदि कोई दो नेता हैं तो वो है कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे हैं नरोत्तम मिश्रा। बढ़िया। लेकिन ये दोनों ही साइडलाइन हो रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम सब लोग, मेरे एक दोस्त बता रहे थे, वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, कि आजकल सिंधिया जी बहुत करीब हो गए हैं अमित शाह जी के। अब ये भी फैक्टर हो सकता है। मैं आऊंगा सर वापस आपके पास, ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं। आशुतोष जी, आप मुझे बताइए, अब आशुतोष जी यहां से अब समर्थक खुलकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? क्योंकि इंपैक्ट जिस चीज का आप कह रहे हैं, पीके वाकई जहां जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन इस इंपैक्ट का इफेक्ट इतना, मतलब मैं आपसे दोबारा इस चीज की तस्दीक करना चाह रहा हूं कि बांकीपुर जैसी सीट पर अब बीजेपी और संगठन ये सोच रहा है कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए रोहित, ये पटना के भौगोलिक हालात को समझते हुए सीट को समझने की जरूरत है। अगर पटना के सीटों की बात करें तो दानापुर, पटना पूर्वी, पटना पश्चिम और मध्य, ये 4 सीटें हुआ करती थी, और परिसीमन के बाद बांकीपुर और कुम्हरार 2 सीटों का इजाफा हुआ है। तो 90 से लगातार लालू प्रसाद यादव के लहर में, जिसमें लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा हुआ करते थे, तब बीजेपी ये सीट जीतती थी। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पिताजी जीतते थे, नंद किशोर यादव जीतते थे, सुशील मोदी जीतते थे। तो बीजेपी इसको पूरी तरह से सेफ सीट मानती रही है। लेकिन जो हालात बदले हैं, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के जो हालात होते हैं, उसमें जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। और आज दूसरे कैंडिडेट के रूप में नीरज सिन्हा जब आप नामांकन करने गए, तो इसी कंफ्यूजन को पाटने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने कलेक्ट्रेट जाकर संदेश दिया कि हम एकजुट हैं और फाइट करके चुनाव लड़ेंगे।
तो ये जो सबसे कमजोर कड़ी है उसको पाटने की कोशिश हो रही है। और चिंता तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को लेकर है। हाँ। और चिंता इस बात को लेकर है कि आरजेडी का कैडर वोट कहीं प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट न कर जाए। तो इस पे अब बीजेपी वर्कआउट कर रही है और प्रॉपर तरीके से अपने कैडर वोटरों को आकर्षित करने का भरसक प्रयास कर रही है। तो रणनीति बदल गई है और इसकी मूल वजह कंफ्यूजन है जी। ठीक है, ठीक है। ओझा सर तुरंत आ रहा हूं। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड दे पाऊंगा? ओझा सर के पास तुरंत जाना है जी। सर मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि दूसरे के टेंट में डांस करना अलग विषय है। अच्छा। पीके के लिए हाँ। वो एक बार विधानसभा लड़े थे, 2 लोगों की जमानत बची थी, सबकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए इस रणनीतिकार दूसरों के पैसे पर होते हैं। वाह। अपने घर में आकर के रणनीति दिखाएंगे तब समझ में आएगी। ट्रू ट्रू ऐसा नहीं। ओझा सर क्या लग रहा है? ओझा सर मुझे बताइए, इज दिस द फर्स्ट टाइम जब भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पिच पर, यानी बांकीपुर की पिच पर, बांकीपुर की सीट पर अग्रेसिव नहीं डिफेंसिव हो रही है? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती गंभीर है। अफसोस के साथ मैं सहमत हूं, क्योंकि यहाँ जब आप राजद के जो परंपरागत वोट बैंक है वह पूरी तौर से असोही, थोड़ा सा और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरी तौर से प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो चुके हैं अभी की स्थिति में, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो अभी जो राजनीतिक हालात हुए हैं, जो युवा वोटर हैं, युवा मतदाता हैं, वो उन पर प्रशांत किशोर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा में जीत जाना चाहिए, क्योंकि इनका व्यापक बहुत गहराई तक नीचे सभी घरों में इनका संबंध है और नितिन नवीन को स्वयं आना पड़ सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये क्षेत्र आज भी उनसे लगाव है लोगों का। यदि नितिन नवीन की सक्रियता बढ़ती है, संपर्क खुद करते हैं, तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के नौबत आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। और लोग सब अभी केवल प्रशांत किशोर ही नहीं, बल्कि पूरा प्रतिपक्ष, कांग्रेस हो, माले हो, राजद हो, सबके लोग प्रशांत किशोर के पीछे कहीं न कहीं खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है उसको कैसे उसमें सेंधमारी किया जाए, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर के जीतने का मतलब है कि एक नया परसेप्शन ये गढ़ेंगे, एक नए प्रकार का एजेंडा ये सामने लाएंगे, और ताकि इनका जो मनोबल है, इनका जो मनोबल गिरा हुआ है, जो प्रतिपक्ष का मनोबल को फिर से उठाने में ये प्रशांत किशोर जो है का जीत बहुत बड़ा काम करेगा। मतलब अमृत की तरह इनके लिए होगा, प्रतिपक्ष के लिए। यानी फाइट काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फाइट होनी है। बहुत धन्यवाद सर, ओझा सर, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सुरेश शर्मा जी, आप जुड़े मेरे साथ। आशुतोष, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। आप सभी को नमस्कार कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उपचुनाव तो सिर्फ 2 सीटों पर है, लेकिन नजरें दिल्ली की लगी हुई हैं, और बात यहां पर सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात यहां पर साख की है। 5 की पड़ताल में इस खास चर्चा में आज मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।